ग्रेविटेशन चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं इसमें वन शॉट के अंदर में, और पूरा हम चैप्टर का आज कंप्लीट कर लेंगे। इसकी थ्योरी पूरी कंप्लीट कर लेंगे। इसका जो क्वेश्चंस है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हम अलग वीडियो होगा, हमारा नेक्स्ट वीडियो जस्ट आज ही मिल जाएगा आपको, तो उसको वहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारी की सारी थ्योरीज हम कंप्लीट करेंगे। जो थ्योरी में जहाँ जहाँ आपको डिफ़िकल्टी आती है, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आता है, उन पॉइंट्स को स्पेशली मैं यहाँ डिस्कस करने जा रहा हूँ। ओके, तो देखिए न्यूटन्स जो बेसिकली आपको पता है कि जो पार्टिकल्स हैं, दो मासेज हैं। दो मासेज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और एक अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। किसी भी शेप एंड साइज का बॉडी है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा और उसके बीच में कुछ फोर्स लगेगा, जिसको जो है ना वो अपने मास की वजह से फोर्स लग रहा है, इसलिए ये हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। अब ये फोर्स जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, ये इसका कैलकुलेशन करने के लिए, यानी कितना अमाउंट क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, ये निकालने के लिए बेसिकली न्यूटन ने लॉ दिया है और इससे हमें मैग्नीट्यूड निकलता है। ये इस पे जो फॉर्मूला है या ये जो लॉ है, इसके अंदर जो हम सबसे मेन पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि ये पॉइंट मासेस के लिए वैलिड होता है। तो पॉइंट मासेस के लिए हम अप्लाई करते हैं। ओके, देखिए किसी भी शेप एंड साइज का बॉडी है, दो बॉडी किसी भी शेप एंड साइज का हो, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कैलकुलेशन जब करते हैं, यानी कि ये जो लॉ आप लगाएंगे सिर्फ पॉइंट मासेस के लिए लगाएंगे, फिर आप बोलेंगे कि बड़े ऑब्जेक्ट का क्या करेंगे। बड़े ऑब्जेक्ट का हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट करके अगर पॉइंट मासेस का हमें कैलकुलेशन पता है, पॉइंट मासेस का हम निकाल पा रहे हैं, तो हम उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो बड़े ऑब्जेक्ट का निकल आता है। सपोज करिए एक सॉलिड स्फीयर की वजह से चाहिए, या आपको किसी डिस्क की वजह से चाहिए, किसी रॉड की वजह से चाहिए। ओके, तो मतलब रॉड और पॉइंट मास के बीच में चाहिए, किसी डिस्क और पॉइंट मास के बीच में चाहिए, या दो सॉलिड स्फीयर के बीच में चाहिए, तो हम उसको इंटीग्रेट करके जो है ना वो जहाँ पे जैसी रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पे हम उसको इंटीग्रेट करके निकाल लेते हैं। करेक्ट है। तो बेसिकली ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला वैलिड है दो पॉइंट मासेस के लिए। अगर किसी बड़े ऑब्जेक्ट का निकालना है तो हमें इंटीग्रेशन करके निकालना होता है, इंटीग्रेशन करके हम कर सकते हैं इसको। दूसरी बात आती है कि इसका जो देखिए फॉर्मूला तो ये जो आपके रेफरेंस के लिए एक जो लॉ है उसको लिखा गया है, आप देख सकते हैं कि जिससे कि आपको इसका डेफिनेशन भी याद रहे, मतलब जो लॉ है लॉ याद है। अब बात आती है कि यहाँ पे फॉर्मूला जो है आपको पता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इनके मास के मल्टीप्लिकेशन के और डिस्टेंस के इन्वर्सली के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। बात जहाँ पे दिक्कत आती है, अगर आपको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए बोला जाए कि वेक्टर फॉर्म में जो फोर्स ये इसके ऊपर लगा रहा है और ये इसके ऊपर लगा रहा है, तो वेक्टर फॉर्म में आप कैसे लिख पाएंगे। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए बहुत आसान है। आप देखिए सपोज करिए कि यहाँ पे उसको लिखना हो तो क्या करें कि बेसिकली ये इसके ऊपर लगाएगा और ये इसके ऊपर लगाएगा, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो इसके ऊपर जो फोर्स ये लगा रहा है, तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन लिखा हुआ है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। ये एफ की वैल्यू जो लिखेंगे, एफ इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, एक वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड होगा और साथ साथ डायरेक्शन भी होगा। ओके, तो ये मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन जब इसका लिखना है तो डायरेक्शन भाई यूनिट वेक्टर से हम दिखाते हैं। तो यूनिट वेक्टर से हम दिखाते हैं, तो यूनिट वेक्टर कैसा होगा, यूनिट वेक्टर जो होगा फोर्स का वो तो इधर से इधर है। ओके, ये इधर से इधर है। तो फोर्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये है फोर्स का डायरेक्शन आपका इधर है, राइट, फोर्स का डायरेक्शन इधर है। अगर यहाँ पे आर जो लिख रहे हो, आर है क्या, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है, राइट, वही है ना। तो अगर मैं इसका मैं पोजीशन वेक्टर लेने की कोशिश करूं, तो ये पोजीशन वेक्टर लूं तो ये है R1, ये R1 आएगा, R1 वेक्टर, और ये जो है ये है क्या, ये है R2 वेक्टर। तो ये R वेक्टर की अगर बात करूं तो R वेक्टर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू R2 माइनस R1 वेक्टर होगा, यही तो होगा ना। R2 ये पोजीशन वेक्टर जो आएगा R2 माइनस R1। लेकिन आपका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन आपका वो जो मतलब फोर्स का जो डायरेक्शन है वो क्या है, फोर्स का डायरेक्शन ये R के ऑपोजिट में है। फोर्स का डायरेक्शन इसके ऊपर R के ऑपोजिट में, R इधर है और R इधर है और फोर्स जो है ना इधर है। तो ये दोनों ऑपोजिट में है, एक दूसरे के ऑपोजिट में है। ये फोर्स इधर है और R की वैल्यू, R का डायरेक्शन इधर है। तो हमें तो फोर्स का डायरेक्शन चाहिए ना, तो इसका नेगेटिव कर दे तो हमारा आ जाएगा क्या, इसका नेगेटिव कर देते हैं, यानी कि नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ आर कैप। यूनिट वेक्टर को आर कैप में दिखाते हैं, आपको पता है ये।
तो ये इस तरह से लिख सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि सर यहाँ पे आर क्यूब होता है, आर क्यूब कई जगहों पे लिखा हुआ रहता है। तो क्यों लिखा रहता है? देखिए वो इसलिए लिखा रहता है कि आप यहाँ पे यूनिट वेक्टर मत डालो, यहाँ पूरा वेक्टर डाल दो। अगर आप यूनिट वेक्टर डालोगे तो यहाँ पे आर क्यूब लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे वेक्टर आर वेक्टर लिखोगे तो आर वेक्टर, भाई यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हो आप बताइए? आर यूनिट वेक्टर जो होगा वो यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हो? ये लिखते हो, कोई वेक्टर है डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड, कोई वेक्टर है और उसका डिवाइड बाई उसका मैग्नीट्यूड से। तो यहाँ पे आप जो वेक्टर लिखोगे तो ये आर और ये आर स्क्वायर, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो जी m1 m2 बाई आर क्यूब और यहाँ पे आर वेक्टर आएगा। ओके, तो ये आपका यहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन आएगा जो कि माइनस होगा। ऑफ कोर्स यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि ये आर का डायरेक्शन आप ले रहे हो, मतलब आर का डायरेक्शन तो इधर है, फोर्स का डायरेक्शन इधर है, तो माइनस हम लिखेंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में। उसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि भाई इस पे लगने वाला जो फोर्स है, ये फोर्स कौन सा है? तो 2 पे लगने वाला है A1 की वजह से। अगर आप बोलोगे सर इस पे जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या होगा? तो वो फोर्स देखिए, आपको पता है कि न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स जो है ना हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है। ओके, एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करता है। ये इसके ऊपर लगाएगा तो ये इसके ऊपर लगाएगा। ओके, ये इसके ऊपर लगा रहा है तो ये इसके ऊपर लगाएगा। करेक्ट है? इसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों फोर्सेज, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों बराबर होंगे, दोनों मतलब मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? एफ जो 1 2 है वो नेगेटिव ऑफ F2 1 होगा, नेगेटिव ऑफ 1 2। करेक्ट है? तो डायरेक्शन खाली नेगेटिव, आपको जब ये करना है वेक्टर फॉर्म में लेना है तो वेक्टर फॉर्म में जब आप ले रहे हो तो इसके ऊपर निकालना है तो इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए। ओके, इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिए, मतलब इसका ये इन दोनों के बीच को जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है उसका जो है ना वेक्टर निकाल लीजिए, आर वेक्टर, और आर वेक्टर निकाल लीजिए, उसका नेगेटिव कर दीजिए। अगर इसके ऊपर निकालना है तो इन दोनों के बीच का आप ये निकाल लीजिए, मतलब आर वेक्टर निकाल लीजिए। आर वेक्टर निकाल लिया आपने तो और उसका जस्ट आपने नेगेटिव किया तो ये आपका यहाँ पे एक बार ये निकाल आता है, एक को निकालेंगे तो दूसरा वाला उसके अपोजिट में होगा, ये दोनों फोर्सेज अपोजिट में होंगे। ओके, तो होपफुली ये समझ में आया होगा। यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होती है आपको। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो है ना बेसिकली ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, वो सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स का मतलब कि ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग लगता है, हमेशा लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग लगेगा। दूसरा कंजर्वेटिव फोर्स होता है, मतलब कि यहाँ पे जो है ये ऐसा फोर्स है जिसमें राउंड द ट्रिप वर्क डन 0 होगा। इसका मतलब क्या है? ये नॉन डिसिपेटिव फोर्स है, मतलब कि इसमें एनर्जी का लॉस नहीं होगा। ओके, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर में सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है तो उसके अंदर में आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। ठीक है, लगा सकते हैं। ओके, अगला चीज़ ये है कि बेसिकली ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। इसका क्या मतलब है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब कि अगर ये है, इसके ऊपर ये यहाँ पे एक बॉडी है और ये दूसरा, ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, हो सकता है कि यहाँ पे भी एक बॉडी हो और यहाँ पे भी बॉडी हो, तो ये तीनों की वजह से जो फोर्स, जब सपोज करिए कि मैं यहाँ पे भी एक लेता हूँ ऑब्जेक्ट और एक यहाँ पे भी ले लेता हूँ ऑब्जेक्ट, ये तीनों की वजह से इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, ये जो फोर्स लगेगा वो फोर्स क्या होगा? तीनों की वजह से जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर, वो तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम होगा। उसी को बोलेंगे कि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, मतलब इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स जो है ना इसके आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको होपफुली समझ में आ रही होगी। तो नेक्स्ट चलते हैं इस पे, ये चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है बस। और यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में दे भी रखा है हमने, वही सेम चीज़ जो हम पढ़ चुके हैं उसके। ओके, कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देख चुके हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक आप कर सकते हैं। प्रिंसिपल सुपरपोजिशन को फॉलो करता है। ओके, एक क्वेश्चन इसके ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन चलते हैं, इसको करते हैं। तो देखिए एक और चीज ध्यान रखना है कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ओके, एक सिस्टम है आपके पास, सिस्टम है उसमें सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो वो सिस्टम के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा इंटरनल फोर्स हो जाएगा। और इंटरनल फोर्स की वजह से कभी भी सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट नहीं होता है। सेंटर ऑफ मास जो है वो मूव नहीं करेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे ही रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। अगर रेस्ट में है, शुरू में रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। अगर मूव कर रहा है शुरू में कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा था, अभी भी कांस्टेंट वेलोसिटी से ही मूव करेगा। ओके, समझ में? मतलब कि
जो इंटरनल फोर्स की वजह से सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, उसके मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा। करेक्ट है। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि फाइनली मतलब ये फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल निकालना है, ईच पार्टिकल। तो ये देखिए, ये सपोज करिए कि ये चल रहा है इस तरफ और ओके, सपोज करिए कि यहाँ पे ये चल रहा है, तो ये इस तरफ चल रहा है और ये यहाँ पे चल रहा है। ओके, इस तरफ मूव कर रहा है। तो इस दोनों की स्पीड दे रखी है, दोनों की स्पीड दे रखी है, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होगा वो क्या आएगा, तो ये 2r आएगा, 2r आएगा। अब ये क्या होगा, जो इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहिए वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को प्रोवाइड कराना पड़ेगा, आपको सप्लाई करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। वो कहाँ से आएगा, तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, उसके बीच में लगने वाला जो फोर्स है, उस फोर्स की वजह से ही ये आएगा, इस फोर्स की वजह से आएगा। दैट इज इक्वल टू जी, दोनों का मास है m इंटू एम और दोनों के बीच में सेपरेशन जो है वो 2r का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको अगर आप थोड़ा सा मैनिपुलेट करके सॉल्व करते हैं तो ये जो v की जो वैल्यू आती है, v की वैल्यू अंडर रूट ऑफ जी एम बाई 4r ये आती है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे दे रखा है। ओके, तो क्वेश्चन है इस आप कर सकते हैं इस तरह के और भी कई सारे इससे अच्छे भी क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये जैसे थियरी खत्म होगा इसके बाद वाले में हमने सारे क्वेश्चंस को रख रखा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को, जिससे कि जो ना वहाँ पे सारा क्वेश्चंस एक साथ हम कर लेंगे और साथ में PYQ भी है, बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा कि केपलर्स लॉ। शुरू में बेसिकली प्लैनेट्स कैसे मूव करते हैं उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी शुरू के टाइम में, यानी कि उस समय लोग ये सोचते थे कि यार तो जो लोग ये मानते थे कि सूर्य जो है वो अर्थ के चक्कर लगाता है। लेकिन धीरे धीरे जब जैसे जैसे इसके बीच में मतलब जो डिस्कवरी हुई तो उससे काफ़ी चीज़ें चेंज हुई। तो केपलर लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यानी कि प्लैनेट्स कैसे मोशन करते हैं, मूव करते हैं, उसका इन्होंने लॉ दिया, 3 लॉ दिए इन्होंने। सबसे पहला तो इन्होंने ये बताया कि जो प्लैनेट्स मूव करते हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में ही मूव करते हैं। और जब इलिप्स में क्योंकि 2 फोकस होते हैं तो सन जो होता है ना किसी एक फोकस में रहता है। ओके, इलिप्स किसी एक फोकस में रहता है। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये इलिप्स, क्योंकि इलिप्स या ऐसे बोल सकते हैं कि सर्किल इज ए टाइप ऑफ इलिप्स। ओके, सर्किल में क्या होता है, रेडियस हर जगह सेम होता है। इलिप्स में सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस अगर दोनों बराबर कर दें तो ये आपका क्या हो जाएगा, सर्किल हो जाएगा। इलिप्स सर्किल हो जाएगा अगर ए और बी यानी कि सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस बराबर कर दे तो। ओके, तो ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये सर्कुलर ऑर्बिट के लिए भी वैलिड होती है और इसी का यूज करके हम आगे चल के सेटेलाइट मोशन हम पढ़ते हैं। सेटेलाइट मोशन में सारा चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इसको ध्यान से देखते हैं, ध्यान से समझना जरूरी है। लॉ ऑफ ऑर्बिट, पहला चीज़ की लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या है, पहला जो अभी मैं बता रहा हूँ कि जो प्लैनेट होगा वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में होगा और सन जो है वो इस इलिप्स के किसी एक फोकस पे रहता है। ओके, 2 फोकस है, एक ये फोकस है और एक ये फोकस है। तो इन दोनों फोकस में से किसी एक फोकाई पे रहेगा, एक फोकाई के ऊपर ये रहेगा। ओके, आप यह देख सकते हो कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो है क्या, सेमी मेजर एक्सिस। पूरा देखिए, पूरा ये मेजर एक्सिस बोलते हैं और ये पूरा जो है ना यहाँ से यहाँ तक माइनर एक्सिस बोलते हैं। ओके, पूरा मेजर एक्सिस और ये पूरा माइनर एक्सिस बोलते हैं। ये वाला जो चीज़ है ना ये सेमी मेजर एक्सिस है और यहाँ से यहाँ तक जो है ना ये वाला ये सेमी माइनर एक्सिस है। ओके, तो यहाँ अब तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है ना ये नज़दीक वाला पॉइंट है, ये इसको बोलते हैं पेरिजी बोलते हैं इसको, सबसे सन के सबसे क्लोजेस्ट वाला पॉइंट। ओके, यहाँ पे स्पीड जो होती है ना सैटेलाइट्स की सबसे मैक्सिमम होती है और यहाँ पे इसको बोलते हैं अपोजी। ये पॉइंट जो होते हैं ना अपोजी बोलते हैं इसको। ओके, अपोजी ये होता है पेरिजी और होता है अपोजी। ये यहाँ पे स्पीड सबसे मिनिमम होती है। ओके, मिनिमम स्पीड होती है यहाँ पे, मिनिमम स्पीड सैटेलाइट की होती है, सॉरी जो प्लैनेट होता है। और यहाँ पे जो है ना ये मैक्सिमम स्पीड होती है, मैक्सिमम स्पीड यहाँ पे सबसे नज़दीक होगा, सन के सबसे नज़दीक आता है ये। ओके, डिस्टेंस कितना होगा सन से, ये डिस्टेंस हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। मतलब कि देखिए ये तो ए है और ये वाला ए इंटू ई है, तो टोटल आपको यहाँ से यहाँ लेना है
तो ये जो डिस्टेंस आएगी वो कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा a प्लस a इंटू ई हो जाएगा। ई जो है इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स है, और ये जो है यहाँ पे अगर आप ये लेना चाहे ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा, टोटल ए है, उसमें से a इंटू ई हटा दीजिए, तो a माइनस ए ई हटा देंगे, तो ये डिस्टेंस आएगा सन से उसका सैटेलाइट का, सॉरी प्लेनेट का, राइट। तो नेक्स्ट मूव करते हैं इसको, राइट। तो पहला कि इलिप्टिकल ऑर्बिट में आता है, देखिए डिस्टेंस अभी जो मैं निकाल रहा था वो डिस्टेंस यहाँ पे दे रखा है हमने, पेरिजी और अपोजी का, ठीक है ना। अपोजी ऑफ कोर्स ए से स्टार्ट होगा, APOGEE। तो अब उसके बाद लॉ ऑफ एरिया नेक्स्ट है कि लॉ ऑफ एरिया क्या है। लॉ ऑफ एरिया आपको ये बोलता है, सेकेंड वाला लॉ ऑफ एरिया ये बोलता है कि एक जब प्लैनेट सन के अराउंड होता है, यहाँ पे प्लैनेट आप अर्थ भी ले सकते हो और दूसरे प्लैनेट भी ले सकते हो। तो यहाँ पे अर्थ को ले रहा हूँ, ये अर्थ है और ये सन है, इसको ले रहे हैं। आप दूसरे प्लैनेट्स भी ले सकते हैं, कोई सा भी, लेकिन ठीक है, सेम सबके लिए सेम चीज़ है। देखिए जब प्लैनेट जो है मूव करता है तो सन के जब सबसे नज़दीक आता है, जिसको आप यहाँ पे क्या बोलते हो, पेरिजी बोलते हो, तो सबसे नज़दीक जब आता है तो स्पीड बढ़ती है। यानी कि कौन सी स्पीड, वो स्पीड जिससे कि ये इसके ऊपर चल रहा है, ओके, वो स्पीड जिससे कि ये इसके ऊपर मतलब कि अपने ऑर्बिट के ऊपर चल रहा है, तो ये है, राइट, ये है इसके ऊपर जो चल रहा है, तो इस पे स्पीड इसकी बढ़ती जाती है। कहाँ पे मैक्सिमम होगी, यहाँ पे मैक्सिमम होगी, और उसके बाद धीरे धीरे स्पीड कम होती जाती है। सबसे कम कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, फिर स्पीड बढ़ेगी, ओके। तो स्पीड तो यहाँ पे चेंज होती रहती है, स्पीड जो इलिप्टिक मतलब इलिप्स यहाँ पे पाथ के ऊपर जो चल रहा है वो स्पीड बढ़ती चेंज होती रहेगी, बढ़ती घटती रहेगी। लेकिन ये जो एरिया स्वीप करेगा, देखो इसको मिलाने वाला जो लाइन है, इसको मिलाने वाला जो लाइन है, वो जो एरिया स्वीप करेगा वो एरिया, देखो यहाँ पे एरिया स्वीप हुआ और ये एरिया स्वीप हुआ, ओके। ये लाइन कितना एरिया स्वीप किया, ये वाला एरिया स्वीप किया। तो यहाँ पे डेल्टा ए, ये एरिया और ये एरिया जो होता है वो सेम टाइम में सेम स्वीप करता है, याद रखना है, सेम टाइम में सेम स्वीप कर रहा है। यही चीज है, सेकेंड लॉ यही बोलता है कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब कि ये जो लाइन ज्वाइनिंग सन टू प्लैनेट, ये सेम टाइम में सेम एरिया स्वीप करता है, ये स्वीप जो हो रहा है वो उसकी बात कर रहा है। स्वीप, ये लेंथ कम चलेगा, ऑफ कोर्स ये लेंथ कम चलेगा, ये लेंथ ज्यादा चलेगा, लेकिन जो एरिया स्वीप होगा वो एरिया वो सेम होगा। मतलब क्या है, तो एरियल वेलोसिटी जो होती है डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, ये कांस्टेंट होती है। और ये कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, कांस्टेंट मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट डिवाइड बाय मास ऑफ द प्लैनेट इनटू 2, मतलब यह 2 into m, इस तरह से लिखेंगे। यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो कि dA by dt दैट इज इक्वल टू L by 2m। ये याद रखना है आपको, एरियल वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होगी, ओके। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट कैसे होती है भाई, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, ये L कैसे कांस्टेंट, मास ऑफ प्लैनेट तो कांस्टेंट रहेगा, ये एंगुलर मोमेंटम प्लैनेट का इसलिए कांस्टेंट रहता है क्योंकि ये जो फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो इस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलॉन्ग लगता है हमेशा। अट्रैक्टिव फोर्स है ना, सेंट्रल फोर्स है ना। अगर मैं इसका एक्सिस लूं, इसको एक्सिस लूं तो क्या होगा, ये फोर्स इसी से पास करेगा, और अगर इस फोर्स इसी से पास करेगा तो टॉर्क कितना होगा, टॉर्क 0 होगा। अगर फोर्स एक्सिस से पास करता है तो टॉर्क कितना होता है, टॉर्क तो 0 होगा ना। और टॉर्क को क्या लिखोगे आप, टॉर्क को लिखोगे dL by dt, ओके। जब ये 0 है, तो इसका मतलब L जो होगा वो कांस्टेंट ही तो होगा ना, L तो कांस्टेंट ही होगा, सही है। तो ये आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। देख सकते हैं थर्ड वाले में, थर्ड लॉ हमारे ये बोलता है कि जो टाइम ऑफ, देखिए ये चीज है, इसको आप ये जो यहाँ पे फिगर, उसी फिगर को यहाँ पे फिर से लिया गया है। थर्ड लॉ आपको ये बोलता है कि जो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन है, टाइम मतलब कि प्लैनेट एक चक्कर लगाने में जितना टाइम ले रहा है सन के अराउंड अपने इलिप्टिकल ऑर्बिट में, वो जो होगा उसका जो है ना, ये
क्या बोलता है ये सन है और ये सपोज करिए यहाँ पे कोई प्लेनेट है, अर्थ है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो बेसिकली देखिए ये जो है, ये डिस्टेंस की अगर बात करूँ तो डिस्टेंस की बात करूँ तो ये क्या आएगा, ये ले लेता हूँ, ये डायग्राम आपके लिए थोड़ा सा कम कन्वीनियंट कर देगा। तो यहाँ सन है और यहाँ पे प्लेनेट है, ये अर्थ है। ओके, तो ये आप एक देख सकते हैं कि ये जो है ना यहाँ पे क्या है, ये डिस्टेंस सपोज करके R1 है और ये डिस्टेंस जो है वो है R2। तो यहाँ से ये जो लेंथ है वो लेंथ क्या है A, और ये लेंथ भी A है। तो ये 2A यानी कि A की जो वैल्यू है A की वैल्यू कितने के बराबर होगी, R1 प्लस R2 ही तो होगी। ओके, बाई 2 हो जाएगा। ओके, 2A इक्वल टू R1 प्लस R2, तो A की वैल्यू कितनी होगी, R1 प्लस R2 बाई 2। ओके, तो लॉ ये बोलता है कि जो टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन है, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन की टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्शन प्रोपोर्शनल होगा ये सेमी मेजर के क्यूब के, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के, R1 R2 के क्यूब, R1 का क्यूब R2 के क्यूब नहीं लेते हम यहाँ पे लेते हैं सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। ओके, सेमी मेजर एक्सिस के सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, करेक्ट है। तो यहाँ से चलते हैं, इसको आगे नेक्स्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे इसको हम वो आप निकाल भी सकते हो उसको, हम जब क्वेश्चन हम करेंगे जब सैटेलाइट मोशन का, तो फिर से मतलब यहाँ पे वो चीज़ जो है ना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट वगैरह भी निकाल सकते हैं। ओके, क्या है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, मतलब कि ये जो आप ले रहे हो इसको यहाँ पे क्या करेंगे, तो अगर मैं इसको लिखता हूँ, इसको यहाँ पे हम लिखते हैं कुछ, सपोज करिए कि यहाँ पे टी क्यूब इक्वल टू के टाइम्स ए क्यूब, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या कुछ तो, सॉरी यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसको क्लीन करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पे टी स्क्वायर इक्वल टू के टाइम्स ए क्यूब, टी टाइम्स, ओके, टी स्क्वायर इक्वल टू के इंटू ए क्यूब यहाँ पे, राइट। तो टी ये के की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, हम आप वैल्यू ओवर पुट करेंगे सैटेलाइट मोशन में हम चलेंगे तो उसमें देखेंगे देखिए इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो ये टी स्क्वायर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। ओके, करेक्ट है। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि भाई देखिए क्या है कि ये जो चीज़ कर ली आपने, फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बात करते हैं। ओके, यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ पे एक बॉडी है, नहीं यहाँ पे कोई मास है और यही मास है। अब ये मास इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, इसको पता कैसे चल रहा है, इसको कैसे पता चल रहा है मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है या फोर्स इसके ऊपर लगाया जाएगा या लगाया जा रहा है, वो कैसे पता चलता है। तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के वजह से ही, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ही पता चलता है इसको। ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से ही इसको पता चलता है। अब कितना अमाउंट लगाया जा रहा है वो है फील्ड इंटेंसिटी या फील्ड स्ट्रेंथ। ओके, तो वो यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ बेसिकली क्या है, कैसे डिफाइन कैसे करते हैं, तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो ये यहाँ पे एक मास है और यहाँ पे एक मास है, ठीक है। तो डिफाइन कैसे करेंगे, सपोज कर ये m1 है और ये m2 है। ओके, या फिर इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं कि सपोज कर कि एक यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे सपोज कर कि ये एक मास है और एक मास यहाँ पे लिया आपने। ओके, एक मास यहाँ पे लिया r। ओके, अब इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स आप निकाल सकते हो कितना, G कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर। अब E की जो वैल्यू डिफाइन होती है फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास, यानी कि यहाँ पे अगर यूनिट मास जो है वो यूनिट मास कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, कितना फोर्स उसके ऊपर लगेगा, यूनिट मास अगर रखे तो यूनिट मास के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, वो फोर्स की वैल्यू जो होगी उसी को हम बोलते हैं फील्ड इंटेंसिटी। ओके, उस जगह पे इस मास का फील्ड इंटेंसिटी, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा यहाँ पे वही फील्ड इंटेंसिटी का भी होगा। जो फोर्स का यहाँ पे जो होगा, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, ओके, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वही यहाँ पे जो है ना फील्ड इंटेंसिटी का भी डायरेक्शन होगा। और जो फोर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे वो सारी चीज़ें वैलिड होगी। क्या क्या पढ़ रहे थे, फोर्स प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, ये भी करता है। ओके,
तो ये भी करता है। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं कि अगर इसी को मैं बोलता हूँ तो यहाँ पे आपको ई से मैंने दिखाया है, आपको यहाँ पे देख सकते हो इसका नोटेशन अलग अलग भी हो सकता है। कई जगह पे ई से दिखाते हैं, कई जगह पे आई से दिखाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको अगर मैं फोर्स बात करूँ कि फोर्स कितना होगा, तो मास से मल्टीप्लाई कर दिया इनटू फील्ड इंटेंसिटी, मास से मल्टीप्लाई कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे मास तो स्केलर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है ना। तो जो इसका डायरेक्शन होगा, जो इसका डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन इसका भी होगा। मतलब कि ये वेक्टर, इस वेक्टर का डायरेक्शन वही होगा जो इस वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ठीक है, करेक्ट है, क्योंकि मास तो स्केलर क्वांटिटी है इसका, और वो भी पॉजिटिव होता है, तो वो डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा, राइट। इंटेंसिटी, अभी पॉइंट मास के लिए अगर बात करें, तो अगर मैं बोलूँ कि पॉइंट मास के लिए अगर बात करें कि पॉइंट मास के लिए, तो पॉइंट मास के लिए वैल्यू जो होगी वो वही फोर्स आप निकाल लीजिए। दो पॉइंट मास के बीच में फोर्स जो होगा, दो पॉइंट मास के बीच में वो आएगा कितना, वो उसको ले लीजिए और इनके बीच में फोर्स आप ले लेंगे और डेफिनेशन लगा लीजिए Gm/r²। तो E की जो वैल्यू है आपको पता है कि F/m होता है, F/m, यानी इस मास को इसको यहाँ ले आइए, तो इसको ले आएंगे तो क्या आएगा Gm/r²। ओके, Gm/r²। ओके, तो पॉइंट मास के लिए तो आपको जरूर याद रखिए, इसको याद रखना जरूरी है। ओके, बाकी अगर सेल, अगर हॉलो शेल है, सेल के अंदर फील्ड कितना होता है, तो सेल के अंदर फील्ड जो होगा वो 0 होगा, राइट। सेल के बाहर कैसे होगा, सेल के बाहर क्या होगा, तो एक शेल अगर लेते, शेल मतलब कि जो हॉलो स्फीयर होगा, हॉलो स्फीयर, तो बाहर अगर पॉइंट में देखो तो बाहर के लिए एक पॉइंट मास की तरह काम करेगा जो कि अपने सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और उसका भी फॉर्मूला यही होगा। ठीक है, अगर एक सॉलिड स्फीयर की बात करें तो सॉलिड स्फीयर का फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, सॉलिड स्फीयर के अंदर और बाहर। ओके, तो सॉलिड स्फीयर के बाहर के लिए, बाहर के वाले पॉइंट के लिए ये पॉइंट मास की तरह काम करेगा जो कि अपने सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। ओके, अंदर वाले पॉइंट के लिए, अंदर वाले पॉइंट के लिए जो है, सपोज कि अंदर वाले पॉइंट, इस पॉइंट के लिए बात करते हैं, तो अगर इस पॉइंट के लिए बात करते हैं, तो इस वाले पॉइंट के लिए बात करते हैं, तो क्या होता है कि ये अंदर वाला जो पॉइंट जो होता है ना, यही इफेक्टिव होता है, और यही इफेक्टिव होता है अंदर वाले पॉइंट के। सपोज जैसे मास m है और ये डिस्टेंस यहाँ से दे रखा है कुछ, सपोज करिए ये डिस्टेंस आपको दे रखा है, ये डिस्टेंस सपोज करिए यहाँ से r दे रखा है, रेडियस इसका पूरा रेडियस r, m कैपिटल R और कैपिटल M दे रखा है। तो इस जगह पे जो फील्ड आएगा, वो फील्ड जो आएगा, वो फील्ड कितना आएगा इस जगह पे, ये आएगा G∗M/r³ इंटू स्मॉल r। ओके, ये स्मॉल r को मतलब जो इतना दूर का जो अंदर का जो मास होगा वही खाली इफेक्टिव होगा, इसके बाद वाला जो एक हॉलो शेल की तरह काम करेगा। हॉलो शेल की वजह से फील्ड जो होता है वो 0 होता है, इसका मतलब ये कोई फील्ड अंदर नहीं लगाएगा। लेकिन ये सॉलिड स्फीयर की तरह काम कर, सॉलिड स्फीयर जो है पॉइंट मास की तरह काम करेगा अपने सेंटर पे, तो इसकी वजह से फील्ड होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको फील्ड इंटेंसिटी के लिए यहाँ पे भी वही सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। पॉइंट मास के लिए अभी हमने बात कर लिया अभी। ओके, तो अब ये बेसिकली क्या है कि फील्ड इंटेंसिटी जो होता है बेसिकली अगर हम देखें तो, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स हम देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो किसी भी दो मासेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक बॉडी अगर अर्थ हो जाए, अगर एक बॉडी अर्थ है तो यानी बहुत हेवेनली बॉडी है, बहुत ज़्यादा मास है उसका, तो हम बोलते हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटी है, इसका नाम हम ग्रेविटी बोलते हैं, क्योंकि इसमें से एक बॉडी जो है हेवेनली बॉडी है। अगर मैं बोलता एक मून है और एक ऑब्जेक्ट है, तो इसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा उसको भी हम ग्रेविटी बोलेंगे, तो ग्रेविटी ड्यू टू मून बोलेंगे। ओके, या मार्स, हम देखें मार्स ले लिया, काफ़ी हेवी बॉडी है, तो मार्स और कोई ऑब्जेक्ट लेंगे तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा उसको भी हम ग्रेविटी बोलेंगे, ग्रेविटी ड्यू टू मार्स, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट जो है वो काफ़ी बड़ा है, हेवीली बॉडी है, राइट। अब क्या होता है, उसी तरह से अर्थ के सरफेस में जो होगा वो ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ होता है। कई बार अब क्या होता है कि ये जो ना ग्रेविटी जो होती है, जो फोर्स होता है, इस फोर्स के अंदर में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है, तो ये क्या फोर्स क्या करेगा, फोर्स क्या करेगा भाई, न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। ओके, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, और वो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस करेगा
तो सपोज करिए कि यहाँ पे हम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, तो एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस करेगा? अगर मैं अर्थ लेता हूँ और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लेता हूँ, सपोज करिए कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे सरफेस के नज़दीक ही लिया, मास है अर्थ का me और रेडियस अर्थ का है re, तो इस पे फोर्स लगेगा, फोर्स जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और ये ठीक है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है, इसका मास है स्मॉल m, तो आपको फॉर्मूला लगा सकते हो Gme स्मॉल m अपॉन re का स्क्वायर। ओके, ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा इसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, राइट? ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगेगा, और ये आपको पता है कि जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है, तो फोर्स ही तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, और ये दोनों को इक्वेट करेंगे आप, तो इक्वेट करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू जो आएगी Gme बाई RE, ओके, राइट, RE का स्क्वायर। अब ये एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, इसलिए हम इसको एक नया नाम, मतलब एक अलग नोटेशन देते हैं। अलग नोटेशन क्या देते हैं? इसको हम दिखाते हैं स्मॉल g से। है तो एक्सेलरेशन ही, लेकिन क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी की वजह से, अर्थ के ग्रेविटी की वजह से आया है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जनरेट हुआ है, इसलिए हम इसको नया नोटेशन देते हैं स्मॉल g। और वो ओके, यहाँ पे इसको है एक्सेलरेशन ही, लेकिन क्योंकि भाई आप इसको अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, तो हम इसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, और रिस्पेक्ट देने के लिए हम इसको स्मॉल g से दिखाते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये स्मॉल g की वैल्यू चेंज हो सकती है कुछ अलग अलग केसेस में। क्या क्या केसेस है? अगर अर्थ से के सरफेस से, ये तो आपके अर्थ के सरफेस में निकाला ना हमने, अगर सरफेस से दूर चला जाए तो इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। सरफेस के अंदर चला जाए, मतलब कि सरफेस से अंदर घुस जाए, ओके, तो चेंज हो सकती है। अर्थ के रोटेशन की वजह से भी चेंज हो सकती है, ठीक है, अर्थ के रोटेशन की वजह से भी चेंज हो सकती है, राइट। 3 अलग अलग केसेस में चेंज होती है। एक चौथा केस भी है, हालांकि वो ज़्यादा हम नहीं पढ़ते हैं, राइट, वो हम ज़्यादा नहीं पढ़ते। चौथा केस क्या है? अर्थ का शेप की वजह से। अर्थ का शेप ओवल शेप है एक्चुअल में, लेकिन हम इसको स्फेरिकल मान के सारा डिराइव करते हैं, तो रेडियस जो होगा वो इक्वेटर पे जो होगा, इक्वेटर पे थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और पोल पे थोड़ा कम होता है। तो ये लगभग जो है ना, ये लगभग 21 किलोमीटर का डिफरेंस रहता है। जो इक्वेटर पे जो रेडियस होता है अर्थ का, वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू पोल, तो लगभग 21 किलोमीटर के अराउंड ये डिफरेंस रहता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा अंतर आता है, लेकिन वो हम बहुत ज़्यादा उसको नहीं लेते हैं, बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो भी है चेंजेस, ठीक है। तो देखते हैं बेसिकली वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। वेरिएशन जो होगा किस किस की वजह से होगा? तो एल्टीट्यूड की वजह से, हाइट की वजह से, ओके, तो हाइट की वजह से जो होगा वो हाइट की वजह से क्या होगा, ये लिया आपने। यहाँ पे हाइट जो है, यहाँ से हाइट पे सपोज करके आप चले गए एच पे, और ये RE तो है ही, ओके, तो इफेक्टिव लेंथ जो होगा, यहाँ से जो लेंथ आया वो इफेक्टिव लेंथ तो बदल गया ना, यहाँ से यहाँ तो बदल गया, तो यानी कि R की वैल्यू ये RE प्लस H हो गया, RE प्लस H, करेक्ट है। तो इसकी वजह से चेंज हो जाता है। यहाँ पे जो वैल्यू निकाल के लाते हो आप, मतलब कि जो वैल्यू आप लेके आओगे, तो भाई इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स जो लगेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, और Fg इक्वल टू G कैपिटल M E स्मॉल m बाई RE प्लस H, अर्थ का रेडियस स्क्वायर। जो फोर्स इसके ऊपर, जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, वही तो इसके ऊपर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा ना, वही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg डैश बोल देता हूँ, क्योंकि वो सरफेस वाले g से डिफरेंट है, मतलब थोड़ा चेंज है वैल्यू। और सरफेस पे कितना होगा? सरफेस के पे g की वैल्यू Gme अपॉन RE का स्क्वायर है, ओके। तो इसको थोड़ा सा आप कॉमन ले लेंगे। कॉमन मतलब कि आप तो पहले इसको कैंसिल कर दीजिए m को, और यहाँ पे g डैश की वैल्यू जो आती है Gme बाई RE का स्क्वायर, RE स्क्वायर 1 प्लस H बाई RE का होल स्क्वायर, ओके। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो स्मॉल g हो जाएगा, g बाई 1 प्लस H बाई RE, H बाई RE होल स्क्वायर, करेक्ट। ये चीज आएगी, ये हम याद रख सकते हैं। इस पे एक चीज है, मतलब एक पॉइंट है आपका, ये फॉर्मूला आप किसी भी हाइट के लिए लगा लो, किसी भी हाइट के लिए लगा लो, आपके लिए सही होगा। लेकिन अगर स्पेसिफाई किया हुआ है
कि क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ अगर स्पेसिफाई किया है, जब तक स्पेसिफाई नहीं किया है कि क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, तब तक तो आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको दे रखा है कि क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ आपको निकालना है जी की वैल्यू, उस समय आप क्या करेंगे, तो उस कंडीशन यानी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ यानी कि रेडियस के कंपैरेटिवली अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, ओके। तो उसी कंपैरेटिवली अगर एच हम बोले कि उसके कंपैरेटिवली अगर बात करें रेडियस ऑफ अर्थ से काफ़ी कम है, बहुत हाइट ऐसा दे रखा है कि बहुत क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ, इसका मतलब बहुत हाइट है ये, तो इसका मतलब ये जो है ना, ये रेशियो क्या होगा, रेशियो नेग्लिजिबल हो जाएगा। ये अगर ये है तो h/re जो होगा वो 10:0 हो जाएगा, यानी कि अगर इसको मैं बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन से करते हैं तो g × 1 + h/re का हो -2। और आपको पता है कि देखिए एक फॉर्म ये वाली चीज़ अगर 1 के कंपैरेटिवली काफ़ी कम है, देखिए आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है 6400 किलोमीटर, अगर इसकी वैल्यू 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक रहे तो ये वैल्यू तो काफ़ी स्मॉल होगी ना, स्मॉल होगी तो ये एक 1 के कंपैरेटिवली नेग्लिजिबल है, इसको आप नेग्लेक्ट मतलब नेग्लिजिबल होगा। अगर ऐसी सिचुएशन आती है, नेग्लिजिबल होता है, तो हम क्या करते हैं यानी कि बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं 1 power x 1 + x power n = 1 + nx 1 + nx, यानी ये पावर यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए g × 1 - 2h/re, ओके, ये आएगा। तो ये तभी के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ तभी इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ बोला जाए, क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ बोला जाए, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। उसी तरह से क्या होता है कि जब डेप्थ आप जाएंगे, मतलब सरफेस के अंदर जाएंगे, तो सरफेस के अंदर जाएंगे तभी आपका चेंजेस आएगा ये, ठीक है ना, तभी चेंजेस आएगा, राइट, मतलब कि तभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू जो है ना वो चेंज होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होगी, मतलब वैल्यू चेंज होगी, राइट। अगर सपोज करें कि यहाँ पे आ गए इस जगह पे, तो ये डेप्थ डी ले रहे हो और यहाँ पे एक वैल्यू कितनी होगी RE - D, ओके। ये ध्यान रखिएगा कि ये इस पर डी जो ले रहा हूँ ना सरफेस से ले रहा हूँ, यहाँ पे G डैश की जो वैल्यू आती है G × 1 - D/RE लेते हैं, D/RE, ओके। इसमें आप लेंगे तो सिर्फ यही वाला जो है एरिया इफेक्टिव हो जाता है, खाली यही वाला मतलब मास इफेक्टिव रहता है ये वाला, और ये वाला इफेक्टिव नहीं होता, जैसे कि हम सॉलिड स्फीयर के लिए मैं देख रहा था, राइट। अब अगर सेंटर पे बात करें या एट सेंटर पे बात करेंगे तो क्या होगा, D जो होगा वो RE के बराबर हो जाएगा, और इसकी वैल्यू G डैश की वैल्यू डालेंगे तो G 1 - 1 = 0 हो जाएगा। और अगर एट सरफेस बात करें, सरफेस, तो D की जो वैल्यू आएगी वो 0 के बराबर हो गए, और G डैश की वैल्यू वो G के बराबर आएगा, करेक्ट है, G की वैल्यू यहाँ पे। उसी तरह से रोटेशन अगर है, अर्थ का रोटेशन है, तो उसमें उसकी वजह से भी चेंज आता है, ठीक है, चेंज आता है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं ठीक से, राइट, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसको समझने में दिक्कत होती है। तो ये समझ, ये इक्वेटर है और ये कोई ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे आपका, ठीक है। अब ये रोटेशन है, इसके साथ ओमेगा अर्थ का रोटेशन है, ये एंगल थीटा है, तो यहाँ पे जो है ये मतलब ये किस सर्किल में रोटेट करेगा, इस सर्किल में रोटेट करेगा, इसका रेडियस है ये यार, ये कैपिटल RE है, और यहाँ पे थीटा, तो ये भी थीटा है, और ये है स्मॉल r, ठीक है। ये स्मॉल r की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो r, ये r है, इसका ये कंपोनेंट r है, इसका ये कंपोनेंट r मतलब RE cos थीटा, RE cos थीटा, ये ठीक है। अब एक चीज देखोगे, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स तो अंदर की तरफ होगा, और ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो बाहर की तरफ होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसका एक कंपोनेंट ही इधर काम करेगा, ये थीटा है, तो ये अपोजिट वाला एंगल है थीटा, और इसका एक कंपोनेंट होगा FC cos थीटा। तो नेट फोर्स जो होगा सेंटर की तरफ, जो कि इसको वेट प्रोवाइड कर रहा है, भाई नेट जो फोर्स, जिस नेट फोर्स से सेंटर की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, नेट फोर्स से सेंटर की तरफ जो खिंचा रहा है, वही फोर्स
मतलब वही तो वेट प्रोड्यूस करेगा ना, वही तो वेट देगा इसका। तो नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा भाई, एफ जी माइनस एफ सी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी डैश, यही इसका वेट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये वाला, मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जी एम ई स्मॉल एम बाई आर ई का स्क्वायर माइनस एफ सी क्या है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी एफ सी कॉस थीटा, एफ सी कॉस थीटा मतलब एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू एम इंटू जी डैश, जी डैश। करेक्ट है ये चीज। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो स्मॉल आर की वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, स्मॉल आर का। और दूसरा चीज तो आप पहले सबसे पहले स्मॉल एम को कैंसिल कर दो, स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जी डैश की वैल्यू जी, ये जो बच जाएगा इसकी वैल्यू क्या लिखोगे आप, इसकी वैल्यू लिखोगे आप जी। ठीक है, इसको जो बच जाएगा वो क्या लिखोगे आप, तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी ये वाली, ये हो जाएगा स्मॉल जी माइनस, अभी इसकी वैल्यू लिखोगे आप, इसकी वैल्यू लिखोगे ये वाली लिखोगे यानी कि आर कॉस थीटा, और ये तो यहाँ पे क्या आएगा आर ओमेगा स्क्वायर आर ही होगा कॉस स्क्वायर थीटा। एक कॉस पहले से था और दूसरा कॉस यहाँ पे से आप लेके गए, पहला एक कॉस पहले से था और यहाँ से कॉस लेके गए, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जी की वैल्यू है वो पहले से, मतलब जी की वैल्यू कम होगी। यहाँ पे आप एट पोल देखेंगे, पोल, तो पोल पे यानी यही जगह पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से जी डैश की जो वैल्यू आएगी वो जी के बराबर, और एट इक्वेटर थीटा की वैल्यू कितनी होगी 0 डिग्री, तो जी की वैल्यू जो होगी वो जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर। करेक्ट है, तो इसको आप देख सकते हैं। ये चीज़ नॉर्मली ध्यान, मतलब नॉर्मली थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है, इसलिए इसको हम कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो पोटेंशियल एनर्जी आप देख रहे हो, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर सकते हैं। ओके, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है अगर हो कहीं पे, तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की बात नहीं कर सकते, इनवैलिड हो जाती है, वहाँ पे कर ही नहीं सकते, डिफाइन ही नहीं है वो। यहाँ पे डिफाइन है क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली डिफाइन कैसे किया गया है, डिफाइन इसलिए इस तरह से किया गया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आते हो, तो ये वर्क डन करने में जो, मतलब जो ये यहाँ से लेके आने में जो वर्क डन हुआ एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, वही उस जगह का पोटेंशियल एनर्जी है। ओके, या ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि कोई एक सिस्टम बनाने में जो भी वर्क डन लगता है, यानी कि वर्क डन कौन करेगा, कोई एजेंट करेगा, कोई एक्सटर्नल एजेंट करेगा, कोई आदमी करेगा, या कोई भी एजेंट करे, कोई भी तरह का फोर्स करेगा। तो वर्क डन, एक सिस्टम बनाने में जो वर्क डन लगता है, वो वर्क डन ही उस सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। ओके, स्टोर, ये ऐसे बोल सकते हैं। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब हम वर्क डन करते हैं तो कई बार होता है कि भाई दो ऑब्जेक्ट है, दो, इस ऑब्जेक्ट को, इस पहले ऑब्जेक्ट को लेके आके यहाँ पे रख दिया, किसी ने इसको अट्रैक्ट या रिपेल नहीं किया क्योंकि ये सिंगल था, तो किसी अगेंस्ट में हमें काम नहीं करना पड़ा। यानी मैं सपोज करो मैं एजेंट हूँ, ओके, जो वर्क डन करेगा, तो मतलब जो काम यहाँ पे इसको लेके आने का काम करेगा, तो किसी के अगेंस्ट में काम नहीं करना पड़ा, वर्क डन नहीं करना पड़ा, तो इसको लेके आने में वर्क डन 0 है। अब दूसरा मैं लेके आऊंगा ऑब्जेक्ट, तो अब ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ओके, अट्रैक्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव होता है, तो ये पहला वाला जो है इसको अट्रैक्ट करेगा, तो हमें क्या करना है, इसको वेरी स्लोली लेके आना है। अगर छोड़ दिया तो ये अट्रैक्टिव फोर्स इसको अट्रैक्ट कर लेगा, बहुत स्पीड इसकी पकड़ लेगा, काइनेटिक एनर्जी काफ़ी आ जाएगी इसमें। लेकिन हमें वेरी वेरी स्लोली लेके आना है, बहुत धीरे धीरे लेके आना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको उल्टे डायरेक्शन में फोर्स लगा के रखनी पड़ेगी, यानी इंटरनल फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, और मुझे अपोजिट में फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली इसको लेके चलते, 2 पॉइंट मासिक, मतलब कि बेसिकली जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी हम कुछ इस तरह से करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो डिफाइन करते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, और दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय
इंटरनल फोर्स। ओके, इंटरनल फोर्स बोलो या कंजर्वेटिव फोर्स बोलो, इंटरनल या W कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। ओके, कंजर्वेटिव ये करके इस तरह से लिखते हैं। ओके, तो W कंजर्वेटिव, ये ऑफ कोर्स ये भी माइनस ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से लिखते हैं। ये वाला रिलेशन आप जरूर याद रखिएगा, ये बहुत काम आता है, बहुत काम आता है, ठीक है, बहुत काम आएगा। ओके, ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एक सिस्टम को बनाने में जो भी वर्क डन लगता है वो उस सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। अब आते हैं कि इसी को थोड़ा सा कि अगर कोई दो पॉइंट, देखिए आपका सिस्टम ऐसा हो सकता है कि एक पॉइंट मास है और एक रॉड है, ऐसा भी हो सकता है कि एक दो रॉड है, यानी कि रॉड मतलब उसका पॉइंट मास नहीं है। ये भी हो सकता है कि दो डिस्क हो, एक सॉलिड स्फीयर एक डिस्क हो, ये भी हो सकता है, यानी कि ये पॉइंट मासेस नहीं है। तो हम क्या करते हैं बेसिकली, ये जो है पॉइंट मास के लिए हम निकालते हैं, और बेसिकली इसका जो फंडामेंटल फॉर्मूला है वो फॉर्मूला इस तरह से हम देते हैं, du इक्वल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डॉट डी आर, एफ डॉट डी आर। ये एफ कौन सा है? एफ कंजर्वेटिव फोर्स है, दिस इज द एफ कंजर्वेटिव। एफ कंजर्वेटिव यानी कि इंटरनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरह से हम डिफाइन करते हैं इसको कि तो डेल्टा यू अगर लोगे दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ कंजर्वेटिव ले लो या एफ ग्रेविटेशनल भी कंजर्वेटिव ही तो है, तो उसको यहाँ पे लिख सकते हो। और यहाँ से कहाँ R1 से लेके R2 तक इस तरह से डिफाइन करते हैं। ये किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। लेकिन अगर पॉइंट मास की बात करोगे आप, दो पॉइंट मासेस है मेरे पास, उनके बीच में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं? तो दो पॉइंट मासेस एक लेते हैं यहाँ पे और एक यहाँ पे, M1 M2 और ये, तो इनके बीच जो पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन करते हैं वो M1 M2 बाई R। माइनस जरूर रहेगा, माइनस आपको ये बताता है कि ये बाउंडेड सिस्टम है, तो माइनस जरूर रहेगा, मतलब कि ये अपने आप जो है वो इन्फिनिटी में नहीं जाएंगे, अपने आप बहुत दूर, मतलब आप एक दूसरे के अट्रैक्शन को ओवरकम नहीं करेंगे, अपने आप एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं जाएंगे, कुछ आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो माइनस नेगेटिव साइन होगा यहाँ पे, ठीक है। हमेशा ये जो फॉर्मूला लगाते हैं वो पेयर में लगाते हैं। पेयर में लगाने का क्या मतलब है? पेयर में लगाने का क्या मतलब है कि सपोज करिए कि मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, सपोज करिए कि क्वेश्चन है ये है यहाँ पे, मतलब सपोज करिए इस तरह से हमने लिया, ये चार है, ये M1 M2 M3 और M4, और ये सभी इस स्क्वायर के ऊपर है, सबका लेंथ मान लीजिए। तो हमें ये हमेशा जितने पॉसिबल पेयर हो सकते हैं सारे पॉसिबल पेयर्स को लेने पड़ेंगे। मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि भाई कितने पेयर बन रहे हैं? एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर और ये चार पेयर तो बन ही गए, और दो पेयर और भी तो है। दो पेयर कौन सा है? ये वाला, ये डायगोनल वाले भी तो दो पेयर होंगे, एक पेयर ये और एक पेयर। तो सारे जितने पॉसिबल पेयर्स हैं उनको हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं जब भी आप लेते हो, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को लेंगे। ओके, एक तरीका तो ये है, सारे पॉसिबल पेयर्स को ले लिया। दूसरी बात, कई बार होता है ना कि कोई पेयर छूट ना जाए, ये डाउट रहता है। ओके, कई बार डाउट रहता है कि ये पेयर छूट ना जाए, कोई छूट गया पेयर तो भाई गलत हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे आप कि उसके लिए आप ऐसे कर सकते हैं कि नंबरिंग कर दीजिए सबकी। नंबरिंग तो है ही 1 2 3 4, तो हम जो टोटल है ना जो लोगे 1 का सबके साथ पेयरिंग करिए, 1 का सबके साथ पेयरिंग करिए, 1 का 2 के साथ, प्लस 1 का 3 के साथ, प्लस 1 का 4 के साथ, ये एक हो गया, 1 का कंप्लीट कर लिया। उसके बाद दूसरा नेक्स्ट लिखेंगे, फिर भाई 1 का सबके साथ, खुद के साथ तो पेयरिंग नहीं होगी ना, 1 का 1 के साथ कैसे पेयरिंग करेंगे, नहीं होगा, ठीक है, अलग अलग बॉडी के साथ पेयर करना है। तो 1 का 2 के साथ हो गया। अब 1 का 3 के साथ करिए, 1 का 3 के साथ प्लस 1 का 4 के साथ। ओके, ये हो गया। नहीं, ये तो कर लिया था, इसको कर लिया था, इसको फिर से एक बार कर देता हूँ मैं। ओह, चलिए फिर से देखिए, ये वाला जो है ना, ये यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ये 2 होगा बेसिकली ना, ये 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है। तो ये जो कर रहे हैं हम,
इसको ये यहाँ पे हटा देता हूँ थोड़ा सा, मतलब ये 1 का सबके साथ पेयरिंग कर लिया, अब 2 का सबके साथ पेयरिंग है, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। ओके, अब कौन सा बच गया, तो उसके बाद थर्ड का पेयरिंग करेंगे, इसके बाद हम पेयरिंग करेंगे थर्ड का, तो प्लस 3 का 4 के साथ पेयरिंग करेंगे। ओके, 3 का 4 के साथ पेयरिंग करेंगे। ओके, तो ये उसके बाद 3 का 4 के साथ पेयरिंग करेंगे, और कोई पेयरिंग 4 का 4 के साथ तो नहीं बच रहा है, मतलब 1 का सबके साथ, 2 का सबके साथ, 3 का सबके साथ। ओके, तो सारे पॉसिबल आपके आ गए, करेक्ट है। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हो सारे पॉसिबल पेयर्स। अब जैसे पोटेंशियल एनर्जी आप डिफाइन करो, उसके बाद हम अगर यूनिट मास के ऊपर हम बात करें, यूनिट मास के ऊपर कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, यूनिट मास के ऊपर कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जैसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ा, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद हमने क्या पढ़ा, फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा, यानी फोर्स पर यूनिट मास। उसी तरह से यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हम पढ़ते हैं, उसी के बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ते हैं, जो कि पर एनर्जी पर यूनिट मास लिखते हैं, तो पोटेंशियल। ओके, तो सपोज करिए कि यहाँ पे एक वो होगा, सपोज करिए एक, ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे एक पॉइंट, यहाँ पे मास लिया और एक यहाँ मास लिया, यहाँ पे कैपिटल एम ले लिया सपोज करिए, और एक स्मॉल एम ले लिया, तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो माइनस जी एम स्मॉल एम बाई आर है, तो आर है। तो यहाँ से v की जो वैल्यू आई, v डिफाइन करते हैं u बाई स्मॉल एम, ठीक है। ये डेफिनेशन दे रखा हमने, तो ये इस तरह से, और यानी कि पॉइंट मासेस के बीच में, पॉइंट मास के लिए अगर निकालो तो पॉइंट मास के लिए निकाल रहा हूँ मैं, तो दैट इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस जी कैपिटल एम बाई स्मॉल आर। ओके, ये हम लिख सकते हैं। ओके, उसी तरह से आप देखिए, इसको आप फील्ड और इसके बीच में रिलेशन है, फील्ड और इसके बीच में रिलेशन आप निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, डी वी बाई डी आर। ये आपको उसी तरह से लग रहा होगा जैसे हम वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में निकाल रहे थे। ओके, पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में कैसे निकाल रहोगे, तो U इक्वल टू बेसिकली U इक्वल टू क्या लिख रहे थे, डी यू लिख रहे थे ना आप, क्या लिख रहे थे भाई, इक्वल टू एफ डॉट डी आर, ये लिख रहे थे। तो इसी तरह से हम एफ लिख सकते हैं माइनस डी यू बाई डी आर, डी यू बाई डी आर। तो ये डी यू बाई डी आर लिखेंगे, तो ये जो चीज़ है आपका माइनस डी वी बाई डी आर, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है ना। नेगेटिव साइन आपको आप देखिए। ओके, तो V और R का जो ग्राफ है उसका नेगेटिव क्या करेगा, फील्ड देगा। V और R का स्लोप जो होगा, स्लोप मतलब V और R का स्लोप जो होगा उसका नेगेटिव आपको फील्ड देगा, ठीक है। तो ये फील्ड देगा, रखें। इस एक पॉइंट पे निकालना, तो पॉइंट पे हम निकाल चुके हैं, अभी इससे पहले निकाल चुके हैं। ओके, बाइंडिंग एनर्जी की बात करेंगे अब इसके बाद। बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंड देखिए, कोई भी अगर एनर्जी निकालते हैं टोटल एनर्जी, तो नेगेटिव होती है अपने आप। वो सपोज करिए कोई बॉडी है अर्थ के में रखा हुआ है, तो अपने आप अर्थ को छोड़ के नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि उसकी बाइंडिंग मतलब उसको टोटल एनर्जी जो होती है वो नेगेटिव होती है, मतलब अपने आप छोड़ के जाएगी, तब वो चाहेगी इसका तभी जाएगी जब उसको कुछ आप एनर्जी दो। बिना उसके खुद के आप एनर्जी के, वो मतलब खुद के एनर्जी के बल पे वो अर्थ को नहीं छोड़ सकता, ठीक है। मतलब कि उसको आपको कुछ ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि वो एक मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, उसके मतलब इसका मतलब इन्फिनिटी पे चला जाए। इन्फिनिटी पे जाएगी तो क्या होगा, इन्फिनिटी पे जो है बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो लेते हैं। ओके, वहाँ पे हम जीरो लेते हैं उसको। तो यहाँ पे अगर देखें तो जीरो लेते हैं, तो जस्ट उसको बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी जो डिफाइन करते हैं, वो यहाँ पे जो डेफिनेशन आपके सामने है कि ये मिनिमम एनर्जी सप्लाइड टू ए बॉडी टू मूव या टू प्लेस टू इन्फिनिटी, टू प्लेस दिस इन टू इन्फिनिटी, या ऐसे भी बोलते कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट टू इन्फिनिटी इज कॉल्ड। यहाँ पे सैटेलाइट के लिए दिया है, लेकिन हम नॉर्मल ऑब्जेक्ट के लिए भी बात करते हैं।
ओके, अर्थ के सरफेस में कोई बॉडी है उसके लिए भी हम बाइंडिंग एनर्जी की बात करते हैं। ओके, तो ठीक, बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी है जिससे कि कोई ऑब्जेक्ट जो है ना अर्थ के अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से दूर चला जाए, बाहर चला जाए, या जस्ट इन्फिनिटी पे चला जाए, ऐसे बोलते हैं इन्फिनिटी पे। ठीक है, अब मिनिमम एनर्जी आप दे रहे हो तो मिनिमम एनर्जी दे रहे हो इसका मतलब जस्ट इन्फिनिटी पे पहुंचते पहुंचते, मतलब जस्ट पहुंच गए किसी तरह से, मतलब वहां पे पहुंचने के बाद उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं रहेगी, कोई वेलोसिटी नहीं रहेगी इन्फिनिटी पे। ओके, इसका मतलब कि सपोज करिए अर्थ है और यहाँ पे, ठीक है, ये अर्थ है, यहाँ पे आप सपोज करिए कि आपने लिया, ठीक है। अब ये जो आप ले रहे हो यहाँ पे, सपोज करिए ले रहे हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और ये यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल एनर्जी जो होगी, इनिशियल एनर्जी वो कितनी होगी भाई, इतनी एनर्जी होगी कि कुछ एनर्जी होगी इनिशियल, और जब इन्फिनिटी पे इनिशियल एनर्जी भाई कुछ होगी, मान लीजिए कि माइनस जो होगा ना, कुछ भी तो होगा एनर्जी, चलिए मान लीजिए ये हो गया। अब इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी कितना होगा बताइए, इन्फिनिटी पे काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि जस्ट आपने पहुंचाया है, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, मैकेनिकल है, मतलब बेसिकली हम क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दे रहे हैं, मतलब इसको आपने कितनी एनर्जी दे दी कि वो इन्फिनिटी पे पहुंच गया, भाई उसको बाइंडिंग एनर्जी बोला गया। तो भाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, कंजर्वेशन, ओके, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्या है भाई, तो मैकेनिकल कंजर्वेशन में तो बाइंडिंग एनर्जी मतलब इनिशियल एनर्जी प्लस बाइंडिंग एनर्जी, ओके, बाइंडिंग एनर्जी दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे जीरो है। तो ये क्या होगा, जो बाइंडिंग एनर्जी जो आएगी, वो बाइंडिंग एनर्जी आएगी, वो बाइंडिंग एनर्जी जो आएगी नेगेटिव ऑफ इनिशियल एनर्जी। ओके, इनिशियल एनर्जी के मतलब माइनस, ई तो ऑलरेडी माइनस होता है और उसका माइनस लेंगे तो ये आएगा, तो या तो ऐसे लिख दीजिए, ओके, या तो ऐसे लिख दीजिए या फिर इसका मोड ले लीजिए, मोड भी लेंगे तो चलेगा। ओके, एस्केप वेलोसिटी किसको बोलेंगे हम, एस्केप वेलोसिटी, तो वो मिनिमम स्पीड जिससे किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जाता है, ऑब्जेक्ट को जो किसी ऑब्जेक्ट को दिया जाता है तो वो फिर वापस लौट के नहीं आया, या ऐसे बोलो कि ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, उसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, ये एस्केप स्पीड उसको बोलते हो, ठीक है ना। एस्केप स्पीड बोलते हो आप, तो ठीक है, फाइन, राइट, ये फाइन, ये करते हैं। तो इसका बहुत इजी वाला तरीका मैं बता रहा हूँ कि इजी वे में आप लिख सकते हो ऐसे, एक यहाँ से आपने वेलोसिटी दी और ये इन्फिनिटी पे पहुँच गया ये, और यहाँ पहुँचते पहुँचते वेलोसिटी जीरो होगी, आपने कुछ वेलोसिटी दी, सपोज करिए इसके वेलोसिटी दे दी आपने, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ई इनिशियल है इक्वल टू ई फाइनल। ओके, इनिशियल आपने जो दी है काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी ई स्क्वायर दी है, पोटेंशियल एनर्जी इसके सरफेस पे क्या होगा, माइनस जी एम ई स्मॉल एम बाई आर ई, ये होगा सरफेस के, अर्थ के सरफेस पे इतनी मैकेनिकल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होता है। तो ये चीज़ अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे आप, तो इससे वैल्यू जो आएगी वो आएगी वी इसके वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 2 GME/RE, और इसका रूट कर दो आप, रूट कर दो, ये इसके वेलोसिटी आ जाएगी, करेक्ट है, इसके वेलोसिटी आ जाएगी, फाइन, इसके वेलोसिटी आ जाएगी। और आप देख सकते हो यहाँ पे, तो इसके वेलोसिटी की वैल्यू ले सकते हो यहाँ पे, मतलब कि आप करना क्या है, इसके वेलोसिटी निकालेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, मैकेनिकल एनर्जी करना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके रेफरेंस के लिए, अर्थ के सरफेस से कितना है इसके वेलोसिटी, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा है, ठीक है। मोस्ट अभी उसके बाद इसी का यूज़ करते हुए जो भी केपलर्स लॉ वगैरह पढ़ा हमने, उसका यूज़ करता हुआ हम सैटेलाइट मोशन को डील करते हैं। सैटेलाइट मोशन में हम क्या करते हैं कि जो ऑर्बिट होता है उसको सर्कुलर लेके चलते हैं, ठीक है ना, जो ऑर्बिट होगा उसको सर्कुलर मान के चलते हैं कि सर्कुलर है ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अर्थ है और कोई और यहाँ पे ऑर्बिट जो है ऑर्बिटल स्पीड से चल रहा है, ओके, कोई सैटेलाइट है यहाँ पे, सैटेलाइट, ठीक है, सैटेलाइट है यहाँ पे,
ओके फाइन। अब ये बताइए कि कोई बेसिकली सैटेलाइट है लेकिन ऑर्बिट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इसको कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की रिक्वायरमेंट है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड कौन करेगा? कौन प्रोवाइड करेगा? तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी चाहिए? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितनी चाहिए? mv0 बाई स्मॉल r। ये रेडियस, यहाँ से रेडियस नहीं, मतलब उस जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका रेडियस है r, अर्थ का रेडियस नहीं है। ओके, अर्थ का रेडियस नहीं है, जो जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस r, दैट इज इक्वल टू कौन देगा इसको? ग्रेविटेशनल फोर्स देगा। और ये जो है ना आर स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए और यहाँ से आर की वैल्यू जो वी ऑर्बिट जो आएगी वैल्यू इसकी, वो आएगी कितनी? आर से आर कैंसिल कर दीजिए और अंडर रूट ऑफ GME अर्थ का रेडियस, सॉरी अर्थ का मास, और इतना आएगा ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड जो होगी वो ऑर्बिट में घूमने के लिए इतनी, मतलब इतनी स्पीड देनी पड़ेगी ऑर्बिट में घूमने के लिए। ओके, इतनी ऑर्बिट की सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाना चाहते हैं तो इतनी देनी पड़ेगी, करेक्ट है? ओके, इससे ज़्यादा हो गया तो फिर वो ऑर्बिट जो है ना इलिप्टिकल हो जाता है, इलिप्टिकल हो जाता है। तो इससे कम होगा तो वो भी इलिप्टिकल हो जाता है, लेकिन बहुत कम हो गया तो धीरे धीरे ये अर्थ के ऊपर गिर जाएगा। बहुत ज़्यादा हो गया तो अगर एस्केप वेलोसिटी के बराबर दे दिया आपने तो क्या होता है? एस्केप वेलोसिटी के बराबर अगर आप देते हो और तो ये जो है वो इन्फिनिटी में चला जाता है, हाइपरबोला फॉर्म करता हुआ हाइपरबोलिक ऑर्बिट पे घूमेगा और वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान देने वाली होती है कि हमें कितना और देना है। ठीक है, कुछ पॉइंट्स है इसके जो दे रखे हैं हम लोगों ने। यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी जो होती है √2v0, अगर आप इतना देते हो तो वो इस इन्फिनिटी पे चला जाएगा, वो जो है ना ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा। अगर आप एस्केप आप देते हो एस्केप वेलोसिटी के बराबर, तो एस्केप वेलोसिटी के बराबर देते हो तो ये इन्फिनिटी पे चला जाएगा। ठीक है, और बैटल कितनी स्पीड होगी? क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, राइट? ये बात ध्यान रखना है। और ये जो एस्केप वेलोसिटी अगर आपने मतलब इसकी ऑर्बिटल स्पीड काफ़ी बढ़ा दी, √2 टाइम्स कर दिया, तो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, एस्केप कर जाएगा, वो ऑर्बिट में नहीं रहेगा, जो कि हम अभी मैं बता रहा था। टाइम कितना लगेगा भाई? टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, तो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट एक बहुत सिंपल तरीके में निकाल सकते हो। एक सर्किल, बेसिकली ये सर्कुलर ऑर्बिट है, तो सर्कुलर ऑर्बिट है, रेडियस आर है इसका, तो इसका जो टाइम पीरियड ऑफ होगा तो वो सर्कमफेरेंस डिवाइड बाई ऑर्बिटल स्पीड, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। यहाँ पे ऑर्बिटल स्पीड निकालेंगे आप, GME बाई आर। ओके, इसको करेंगे 2 पाई अंडर रूट ऑफ r³ बाई GM। ओके, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, t² इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r³ बाई GM। ओके, थोड़ा सा आप मैनिपुलेट करेंगे तो देखिए, इसको मैनिपुलेट करने का मतलब ये एक चीज़ साथ ले लीजिए इसको। ओके, तो क्या है? आप t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³ के प्लस थर्ड लॉ जो हम पढ़ रहे थे, के प्लस थर्ड लॉ प्रूफ हो रहा है यहाँ पे। और कांस्टेंट के मैंने बोला था कि कांस्टेंट हम यहाँ पे निकालेंगे, तो कांस्टेंट कौन सा है? ये वाला कांस्टेंट है, ये दिस इज द कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट चीज वैल्यू आएगी, वो आएगी ये 4 पाई स्क्वायर डिवाइड बाई GME। करेक्ट है यहाँ पे, करेक्ट। अब उसके बाद एंगुलर मोमेंटम कितनी होगी भाई? एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम देख लेते हैं कि कितनी होगी। एंगुलर मोमेंटम ये यहाँ पे v ऑर्बिटल स्पीड से जा रहा है, ये आर है, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम mv0 इंटू आर, और यहाँ से m इंटू आर इंटू अंडर रूट ऑफ GM बाई आर, और ये आएगा वैल्यू आप पुट कर सकते हो अंदर, m अंडर रूट ऑफ GME। अब अंदर ले आओगे तो ये r होगा, r स्क्वायर रहेगा ना, तो r कट जाएगा, तो ये आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम ये किसी ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम इतनी आ जाएगी। ओके, उसका सेकंड पॉइंट है कि अगर आप पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, तो पोटेंशियल एनर्जी सैटेलाइट जो होगा वो कितना है, इसको थोड़ा सा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हम देख लेते हैं इसका कितना है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये पोटेंशियल एनर्जी हम निकालना है हमें, राइट?
तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा भाई? पोटेंशियल एनर्जी, एक अर्थ को हम मानेंगे एक पॉइंट मास और इसको भी पॉइंट मास मानेंगे, और दो पॉइंट मास के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी आती है वो कितनी आती है? Gm स्मॉल m बाई आर। ओके, माइनस रहेगा। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू हाफ mv और वाइटल का स्क्वायर। ओके, इसमें वैल्यू पुट करेंगे आप, और वाइटल स्पीड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए। तो जब आप पुट करेंगे तो हाफ m Gme बाई आर, Gme बाई आर। ओके, ये क्या है? तो ये बेसिकली वैल्यू जो आएगी इस काइनेटिक एनर्जी की वो है क्या? तो इसी की तरह का आएगा, लेकिन वैल्यू कितनी आएगी? तो दिस इज इक्वल टू Gme स्मॉल m बाई 2r आएगा। उसके हाफ है, मैग्नीट्यूड वाइज देखेंगे तो इससे हाफ आ रहा है, मैग्नीट्यूड वाइज इससे हाफ आ रहा है। ओके, अब इन दोनों का इस्तेमाल करके आप क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको लेके चलता हूँ। तो ये आपका ये कितना आया था? ये आया था -Gm स्मॉल m बाई आर, और ये आया था हाफ Gm स्मॉल m बाई आर, और ये जो टोटल एनर्जी आया था वो आएगा कितना? तो दोनों को ऐड करेंगे, दैट इज इक्वल टू -Gme स्मॉल m बाई 2r। ये और उसमें ऑर्बिट में अगर आप जाएंगे तो इतना आएगा। ठीक है, तो नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन टोटल एनर्जी की नेगेटिव साइन आपको ये बता रहा है कि ये बाउंडेड है, और बाउंडेड है। दूसरा चीज़ आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्सेज है, कंजर्वेटिव फोर्सेज अगर है तो उसमें ये रिलेशन वैलिड होता है। रिलेशन वैलिड होता है मतलब कि क्या है? इसको जो है ना, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच में एक रिलेशन ये जो है ना ये वैलिड रहेगा। वैलिड रहेगा मतलब काइनेटिक एनर्जी जो होती है नेगेटिव ऑफ E, और दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये रिलेशन वैलिड रहेगा। या तो आप ऐसे लिखो या ये ऐसे लिख दो, K इक्वल टू मॉड ऑफ E इक्वल टू मॉड ऑफ U बाई 2। ये चीज़ वैलिड रहेगी हमेशा अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव है तो। ओके, नेक्स्ट है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। दो तरह के सैटेलाइट होते हैं, एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट और एक पोलर सैटेलाइट। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट और सेकेंड वाला क्या है? पोलर सैटेलाइट। तो दूसरा है पोलर, जो है ना पोलर सैटेलाइट। दूसरा जो आएगा जियोस्टेशनरी सैटेलाइट वो है जो जिसका टाइम पीरियड 24 आवर्स होते हैं। 24 आवर्स में ये चक्कर लगाता है। ये अर्थ से दिखाई देने पे रेस्ट में दिखेगा, अर्थ से अगर आप देखोगे तो रेस्ट में दिखेगा, क्योंकि समझ गए अर्थ ऐसे घूम रही है और ये सैटेलाइट यहाँ पे। तो ये जैसे जितने टाइम में ये अर्थ एक चक्कर लगा रही है उतना ही सैटेलाइट भी एक चक्कर लगा रहा है। ये दोनों सेम सेंस में चलते हैं, मतलब अर्थ के सेंस में, अर्थ का रोटेशन का जो सेंस होगा उसी सेंस में ये सैटेलाइट भी चलेगा। इसलिए हमेशा आपके सामने ही दिखेगा ये, हमेशा आपके जहाँ आप देख रहे हो आपका रोटेशन इतना, जितना एंगल अर्थ घूमेगी उतना एंगल ये भी घूमेगा। ओके, मतलब जितना टाइम पीरियड इसको लगता है उतना टाइम पीरियड इसको लगता है, जितना ओमेगा इसका है वही ओमेगा इसका है, इसलिए हमेशा रेस्ट में दिखेगा, लेकिन एक्चुअल में रेस्ट में नहीं है। तो दोनों का सेम सेंस होता है, सेम सेंस में दोनों रोटेट करते हैं। दोनों का 24 मतलब अर्थ का और सैटेलाइट का, जियो सैटेलाइट का, जियो सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 आवर्स होता है। सेम सेंस ऑफ रोटेशन होता है, साथ में इक्वेटोरियल प्लेन में लाई करना चाहिए। मतलब सैटेलाइट जो है जियो सैटेलाइट जो उस प्लेन में लाई करता है जिस प्लेन जो इक्वेटर से होके जाता है, इक्वेटोरियल प्लेन बोलते हैं उसको। कोई बोले कि भाई ये जियो सैटेलाइट दिल्ली के ऊपर से ऊपर होगा क्या, हो सकता है क्या? तो नहीं हो सकता। ये इक्वेटोरियल प्लेन जो इक्वेटर हमारा है, इक्वेटर, क्योंकि इक्वेटर दिल्ली से पास नहीं करता, इसलिए ये दिल्ली के ऊपर बिल्कुल डायरेक्टली ऊपर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि इसको इक्वेटोरियल प्लेन में ही होगा, अदरवाइज दूसरी जगह रखेंगे तो ये बैलेंस नहीं रहेगा और गिर जाएगा। नेक्स्ट आते हैं वेटलेसनेस इन सैटेलाइट। नॉर्मली आप देखते हो कि अर्थ के जो सैटेलाइट होता है अर्थ के पास में ही होता है, इन्फिनिटी पे तो नहीं होता। ऐसा तो इन्फिनिटी पे होता तो चलो बोलते कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा उसके ऊपर। तो सैटेलाइट जो होता है वो अर्थ के पास में, मतलब भले ही चलो कुछ हाइट उसकी जो भी है, जैसे इसमें एक और चीज़ इसमें बोलना था, पोलर सैटेलाइट के बारे में मुझे बोलना था। दो टाइप होते हैं ना, देखो जियो सैटेलाइट का जो हाइट होता है वो जो है सरफेस से, अर्थ के सरफेस से 36,000 किलोमीटर होता है। मतलब अर्थ के सरफेस से बात करूँ तो 36,000 किलोमीटर
इसकी हाइट होती है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट की। ओके, पोलर सैटेलाइट वो होता है जो देखिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल, अर्थ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल से होता हुआ प्लेन जो पास करता है उसको बोलते हैं पोलर प्लेन। तो पोलर सैटेलाइट पोलर क्या होता है कि पोलर प्लेन में लाई करता है, जब भी घूमेगा तो पोलर प्लेन में घूमेगा, पोलर प्लेन में घूमता है। और इसकी हाइट रिलेटिवली काफ़ी कम होती है, मतलब इसकी सरफेस से जो होती है अर्थ के सरफेस से इसकी हाइट लगभग 917 किलोमीटर होती है। और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 84 मिनट ही होता है, जबकि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का 24 घंटे होते हैं। राइट, ये चीज़ है। अब मैं बात कर रहा था वेटलेसनेस की। एक सैटेलाइट के अंदर वेटलेसनेस जो फील होता है, आप बेसिकली अर्थ के जो सैटेलाइट होता है अर्थ के पास में ही होता है, ऐसा नहीं कि इन्फिनिटी पे होता है, इन्फिनिटी पे अंदर नहीं होता। सैटेलाइट जो है वो दूर तो है लेकिन इन्फिनिटी पे भी तो नहीं है, तो कुछ दूरी पे तो है, तो दूरी है तो कुछ तो वेट होना चाहिए उसको, लेकिन वेट नहीं होता है उसके अंदर। ऑब्जेक्ट का चाहे किसी भी आदमी का भी वेट नहीं होता। वेट अगर उसका मेजर करोगे तो वेट 0 दिखाता है। क्यों दिखाता है? इसी को वेटलेसनेस बोलते हैं। वेटलेसनेस, वेट नहीं दिखाएगा तो वेटलेसनेस इसको बोलते हैं। अब ये जो है क्यों वेटलेसनेस जो दिखा रहा है, क्यों दिखाएगा भाई? कुछ तो वेट दिखाना चाहिए था, कुछ तो वेट दिखाना चाहिए था कि भाई अर्थ के नजदीकी तो है, इन्फिनिटी पे तो नहीं है ना। अब उसके लिए देखते हैं। तो देखिए वेट अगर आप मेजर करते हो तो किस पे मेजर करते हो? वेइंग मशीन पे, वेइंग मशीन पे करते हो। वेइंग मशीन क्या मेजर करता है? नॉर्मल रिएक्शन। और अगर नॉर्मल रिएक्शन रहेगा 0 तो फिर वेट वो उसका वेट 0 दिखाएगा। अगर नॉर्मल रिएक्शन 0 नहीं है तो वो कुछ ना कुछ उसका वेट दिखाएगा। तो इसका देखते हैं कि क्या है, इसका कितना वेट दिखा रहा है। ओके, तो अगर ऑर्बिट में घूमेगा ये, तो ऑर्बिट में घूमेगा तो क्या होगा कि सपोज कर कि ऑर्बिट में घूम रहा है तो ये वी ऑर्बिटल। अब वी ऑर्बिटल आपको जानता है रेडियस से मार्क दिया हुआ है, तो GME/r ये ऑर्बिटल स्पीड है। ओके, और ये इधर की तरफ जो है वो फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको सेंटीपिटल फोर्स कौन देगा? सेंटीपिटल फोर्स कौन देगा भाई? तो सेंटीपिटल फोर्स देगा, कौन देगा सेंटीपिटल फोर्स? सेंटीपिटल फोर्स तो इसको ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो देगा। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा दैट इज इक्वल टू GME/r², यही तो देगा ना। अब इसको सेंटीपिटल फोर्स की वैल्यू जो सेंटीपिटल फोर्स देगा v ऑर्बिटल v²/r, ये सेंटीपिटल फोर्स कौन देगा? तो जो नेट फोर्स, नेट जो सेंटर की तरफ फोर्स होगा वही इसको सेंटीपिटल फोर्स देगा। नेट जो फोर्स होगा सेंटर की तरफ, नेट फोर्स, इस बॉडी को हम किसका वेट मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं सैटेलाइट के अंदर में, तो जो फोर्सेस इसको एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन। तो नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा? Fg-n, Fg-n वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। m इंटू वी ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू होगी GME/r, ये आएगा, और यहाँ पे r तो है ही ऑलरेडी, इक्वल टू ये वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पे GM। ओके, ये वैल्यू पुट करता हूँ। ओके, ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ me/r² -n। अब ये और ये दोनों बराबर है तो फिर यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना आता है? 0 आता है। और वेटलेसनेस फील होती है आपको। वेटलेसनेस, नॉर्मल रिएक्शन 0 है तो वेट कितना है? 0 है, तो इसलिए वेटलेसनेस फील होती है। ओके, तो ये सारा ये ग्रेविटेशन का थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं, और इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग जो है काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, और उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो IIT में AIEEE के अंदर आ चुका है वो भी हम करेंगे। ओके, तो देखते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे कि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठाए और आपका भी फ़ायदा हो। जैसे ही अपलोड करूँ मैं वीडियो आपके पास पहुँचे, इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू।